जी, नेक्स्ट हम लोग हिपैटोबिलियरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर ना हम लोगों ने सबसे पहले कुछ एनाटॉमी डिस्कस करनी है। तो आपको पता है कि हमारे पास राइट हिपैटिक डक्ट है और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ठीक है? तो ये राइट आ गई हमारे पास और ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आ गई। ये दोनों मिलके बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये होती है तकरीबन 1 इंच की, जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है ना, ये 1 इंच की होती है। अब इसके अंदर आके मिलती है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक मतलब ये जो गॉल ब्लैडर है, ये एक तरह से सिस्ट है ना, एक तरह का, तो सिस्टिक डक्ट, इसलिए इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर आके मिलती है सिस्टिक डक्ट और फिर ये बनती है कॉमन बाइल डक्ट। सही है। अच्छा, अब जो कॉमन बाइल डक्ट है तकरीबन ये 3 इंच की होती है, यानी कि तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर की। ये सारी ना पीछे ये सारी कॉमन बाइल डक्ट है। अब इसके आप 3 पार्ट्स हैं, इनके पोजीशन के हिसाब से आप कह सकते हो। एक देखो, अगर आप तो सुपरा ड्यूडेनल कह लो, जो ड्यूडेनम से ऊपर ऊपर है। उसके बाद इसने चले जाना है ड्यूडेनम के पीछे से, रेट्रोड्यूडेनली गुजर के जाना है, तो इसे कहेंगे रेट्रोड्यूडेनल पार्ट। और तीसरा वो है जो कि इंट्रा पेंक्रियाटिक है, मतलब जिसने यहाँ करके आपको पता पता ही है कि ये इस जगह पे पेनक्रियाज पड़े। सही है। और ये पेनक्रियाज के अंदर की डक्ट्स दिखाई हुई हैं कि मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है जो कि हेड को ड्रेन कर रही होती है ना पेनक्रियाज के, तो ये वो दिखाई हुई है इसने। तो पेनक्रियाज यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये पेनक्रियाज पड़ा हुआ है। तो जो तीसरा पार्ट होता है ना कॉमन बाइल डक्ट का, वो कहाँ से गुजर रहा होता है? वो इंट्रा पेनक्रियाटिक होता है। तो 3 पार्ट्स हो गए, सुप्राड्यूडेनल, रेट्रोड्यूडेनल और इंट्रा पेनक्रियाटिक। सही है। अच्छा खैर, अब ये आपको पता है कि जो जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये कहाँ ओपन करता है? ड्यूडेनम में, उसके सेकंड पार्ट के अंदर। ऐसा ही है। और एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू खुलता है। और ओपनिंग से ओपन होने से पहले ना पेनक्रियाटिक डक्ट भी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ड्रेन करती है, फिर दोनों इकट्ठे ओपन होते हैं एम्पुला ऑफ वेटर के अंदर। सही हो गया, ये सिंपल सी बात। अब इसके ब्लड सप्लाई की बात करें। अच्छा यार, उसने ना जो है हमारे पास ये क्या कहते हैं इसे, बाइल डक्ट जो है, ये सारी इसकी सप्लाई आ रही होती है सेगमेंटल आर्टरीज। सही, सेगमेंटल आर्टरी से आ रही होती है और वो कहाँ पड़ी होती है? 3 और 9 o'clock पोजीशन में। अच्छा सही है। तो जो अपने पास ये सेगमेंटल आर्टरीज है ना, ये कहाँ से आती है? सेगमेंटल आर्टरीज कहाँ से आती है? तो इसको स्पेसिफिकली इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ आपको जो भी आर्टियल सिस्टम यहाँ करीब करीब पड़ा है ना हमारे पास, मतलब राइट हिपैटिक आर्टरी देखेंगे, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी अगर आपको याद हो, वैसे मैं डिस्कस नहीं की, तो कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है। तो ये सारी जो आर्टरीज वगैरह ना इधर 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 पड़ी हुई सीलियक ट्रंक से जो निकल रही थी, तो वो मेजरली उसमें पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल भी आ गई और सुपीरियर मेसेंटेरिक भी आ गई। तो ये सारे मिल मिला के ना करीब करीब सेगमेंटल आर्टरीज देते हैं। तो हमारे लिए ये कंसर्न नहीं है कि फिलहाल कहाँ से आ रही है, असल कंसर्न ये है कि ये जो सेगमेंटल आर्टरीज है ना, ये अगर सपोज लेट्स सपोज ये अपने पास है बिलियरी डक्ट, तो इसके ना 3 और 9 o'clock पोजीशन में रन कर रही होती है। सही है। लाइक एक यहाँ इधर और इधर 3 और 9 o'clock पोजीशन में रन कर रही होती है। असल बात ये है कि ये जो है अपने पास सेगमेंटल आर्टरीज, अगर आप एडवेंटिशिया जो है ना इसके ऊपर, इस कौन बायोइलेक्ट्रिक पर जो एडवेंटिशिया, उसको अगर आप उखेड़ दो, उसको अलग कर दो ड्यूरिंग सर्जरी या किसी भी प्रोसेस में, तो ये जो आर्टरीज होती हैं ये इस एडवेंटिशिया के अंदर पड़ी होती हैं, और आपने क्या किया कि उसको उखाड़ दिया, तो अब उसकी वजह से इनका इस्कीमिया हो जाएगा। असल बात ये है कि कि इनकी एडवेंटिशिया जो ऊपर थिन लेयर है उसको बचाना है आपने। असल बात सिर्फ ये आपने याद रखनी है। अच्छा, और जो हमारे पास है गॉल ब्लैडर, उसको कौन सप्लाई करता है? उसे सप्लाई करती है सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी ये बड़ी अहम आर्टरी है। क्यों आर्टरी बड़ी अहम है? क्योंकि जब हम लोगों ने पित्ते का ऑपरेशन करना होता है, कोलेसिस्टेक्टमी करनी है, तब हम लोगों ने सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट करना होता है ना, तो इसका पता होना चाहिए। और ये कहाँ से आती है? अब देखो, हमारे पास ना राइट है और लेफ्ट, दो हिपैटिक आर्टरीज है, राइट हिपैटिक आर्टरी और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, जो कि बाद में भी कॉमन हिपैटिक आर्टरी बनती है। तो जो राइट हिपैटिक आर्टरी है वो इस गॉल ब्लैडर के करीब है ना, तो इसलिए वहीं से निकलती है सिस्टिक आर्टरी। याद रखने का तरीका, एमसीक्यूज भी आ जाता है कि जो सिस्टिक आर्टरी है वो कहाँ से निकलती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं राइट और लेफ्ट में। तो बड़ा सिंपल सी बात है, राइट वाली ब्लड ब्लैडर के ज्यादा करीब है, तो वही सप्लाई करेंगी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया सारा, ये हमने नेट में डिस्कस कर दी। फिर आ गया इन्वेस्टिगेशन ऑफ पिलरी। क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सबसे पहले आ गया प्लेन रेडियोग्राफ्स, मतलब कि एक्सरेज। ठीक है, तो एक्सरेज में क्या फायदा है? एक्सरेज हैं कि वो कुछ स्टोन्स को देख लेते हैं, सारे स्टोन्स को नहीं देख सकते। जो रेडियो ओपेक होते हैं ना, उनको देख सकते हैं, बाकी जो रेडियो लूसेंट है उनको नहीं देख सकते। तो सिर्फ 10% होता है रेडियो ओपेक, हम उनको देख सकते हैं। उसके अलावा कैल्सिफिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर को देख सकते हैं। पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर से कहते हैं। कैल्सिफिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर ये है
ये समटाइम्स ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह ना गाल ब्लैडर की कैल्सिफिकेशन हो जाती है उसकी वाल की, इसे कहते हैं पोर्सलीन गाल ब्लैडर। और ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ये बाद में कैंसर में डेवलप हो सकती है गाल ब्लैडर के, सही है। तो क्योंकि वो कैल्सिफाइड है और बोन्स में नजर आती है एक्सरे में, तो वो भी कैल्सिफिकेशन ही है, तो इसलिए पोर्सलीन गाल ब्लैडर नजर आ जाते हैं और हम फिर उसकी सिस्टेक्टमी कर देते हैं। उसके अलावा वो कह रहा है कि अगर एयर पड़ी हो गाल ब्लैडर के अंदर, एयर पड़ी हो या उसकी चैनल्स में एयर पड़ी हो, तब भी नजर आ जाती है। ये कब एयर कहाँ से आ सकती है? देखो एयर आ सकती है या तो कोई गैंगस नेक्रोसिस हुई हो, लेट्स सपोज कोई ऐसा एयर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसने इन्फेक्शन कर दिया गाल ब्लैडर में, तब एयर आ सकती है। या फिर आप कह लो कि ये अपने पास लेट्स सपोज है स्मॉल इंटेस्टाइन गुजर रही और ये ऊपर पड़ा था गाल ब्लैडर, सही है। तो इसमें किसी वजह से गाल ब्लैडर में आप कह लो कि कोलिसिस्टाइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई और एज अ रिजल्ट वहाँ एक फिस्चूला बन गया इन दोनों के दरमियान। अब इस फिस्चूला से जो गैस है ना वो फिर जा सकती है गाल ब्लैडर के अंदर। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि यार ये कोई ना फिस्चूला भी हो सकता है या फिर मतलब कोई मसला है, आपको ये चीज पता चल सकती है क्योंकि एयर ब्लैक होती है तो आपको नजर आ जाएगी। फिर मेरे पास आ गया अल्ट्रासाउंड। यार मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के तौर पे लोगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि इसमें ना हर तरह का स्टोन नजर आ जाता है आपको, और ऊपर से फिर बाइल डक्ट्स मतलब कि डायलिटेशन भी नजर आ जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टोन नजर नहीं आ रहा होता लेकिन वहाँ डायलिटेशन नजर आ रही होती है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार यहाँ कोई ना कोई चीज पड़ी है, तो यहाँ स्टोन होगा मे बी जिसकी वजह से वो बाइल डक्ट डायलेट हुई हुई है। उसके अलावा गाल ब्लैडर की थिकनेस भी पता चल जाती है। थिकनेस क्यों, थिकनेस कब हो सकती है? थिकनेस गाल ब्लैडर की वाल की तब हो सकती है अगर इन्फ्लेमेशन चल रही हो, या फिर लेट्स सपोज कैंसर हो, तो आपको थिकनेस के अलावा कोई मास भी नजर आ सकता है अंदर, तो ये चीजें मिल सकती है। उसके अलावा पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड मिल सकता है। वो क्या है कि जब कोलिसिस्टाइटिस होता है ना, इन्फ्लेमेशन होती है गाल ब्लैडर की, तो वो जो सोजिश है उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पानी वगैरह जो साइडों पे इकट्ठा हो जाते हैं साइड वाले टिश्यू में, तो उसे कहते हैं पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड। ये फ्लूइड को अल्ट्रासाउंड बड़ा अच्छा उठा लेते हैं, सही है। फिर अपने पास आ गया सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन वैसे इतना जनरली नहीं आप देखोगे कि खास स्पेसिफिकली आप स्टेजिंग में देखोगे, जिस तरह आप अभी तक देखते आए हो किसी भी कैंसर में, हम चेस्ट के सीटी कराते हैं, एब्डोमिनल सीटी कराते हैं, पेल्विक सीटी कराते हैं मेट्स को देखने के लिए, तो लाइक उस चीज में आप यूज कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली आप अभी देखोगे जब पूरे हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें खास कोई सीटी किसी नहीं मिलेगा। फिर अपने पास आ गया एमआरसीपी। एमआरसीपी क्या होता है यार? ये बड़ी जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। जिस तरह एमआरआई नहीं होता, ये एमआरआई है लेकिन है स्पेसिफिकली आप कह लो हिपैटोबिलियरी सिस्टम का। कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी मैग्नेटिक रेजोनेंस ना, ये बड़े बेहतरीन करके ना, बड़े डिटेल में आपको बिलियरी सिस्टम और ये लीवर वगैरह ये सारी चीजें ना बड़ा बेहतरीन करके दिखा देते हैं। और आप यूँ कह लो कि बड़ी एक्सीलेंट इमेजेस, जिस तरह एमआरआई की तस्वीरें नहीं आती और नॉन इन्वेसिव है। जिस तरह आप एमआरआई मशीन आपने देखी होगी, उस एमआरआई मशीन में बंदे को लेटाते हैं और कुछ देर उसमें लेटे रहते हैं, 5 मिनट 5-10 मिनट, तो उतनी देर में उसका एमआरआई होता है और आपको इमेजेस मिल जाती हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप ये कह लो कि लाइक इसमें 10 से 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये है कि इसका बड़ी अच्छी इमेजेस निकाल के देते हैं और नॉन इन्वेसिव है। आप ना कोई डाई डाला, ना आपने कोई मतलब ना आईवी में आपने कोई डाई इंजेक्ट किया, ना ओरल कोई डाई दिया, कुछ भी नहीं करना, बस आपने उस मशीन ने सब कुछ कर लिया। लेकिन इसका ये है कि यार ये तो अब अव्वल इतनी ज़्यादा अब डेफ़िनेटली एमआरआई हर बंदे को तो नहीं करवा सकते इस चीज़ के लिए। सेकंडली ये कि इतनी नो डाउट अच्छी है लेकिन इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें कॉमनली इसकी ना, हम इसकी तरफ इतना नहीं जाते। ये है कि बहुत ही कोई केस है, नहीं हल हो रहा, समझ नहीं आ रही, तो उस केसेस में आप लास्ट पे जाके इसको रख सकते हो, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। अगली चीज़ आ गई ईआरसीपी। यार ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ईआरसीपी में पता है क्या करते हो? यहाँ कोई तस्वीर तो नहीं मुझे मिलेगी, हम ऊपर ही चलते हैं, हम यहाँ डिस्कस करते हैं ईआरसीपी को इस इमेज में। अच्छा यार, ईआरसीपी में पता है क्या करते हो आप ना? जिस तरह एंडोस्कोपी करते हो ना, मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ वैसे। हम एंडोस्कोपी करते हुए मुंह के जरिए आते हैं स्टमक में, स्टमक से आते हैं हम लोग ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में आके हम आते हैं एम्पुला वेटर के पास। जब यहाँ पहुंच जाते हैं ना, तब यहाँ से ना इस पूरी एंडोस्कोप में अंदर जा सकते हो, वो मोटी होती है, तो यहाँ से एक और कैनुला सा निकलता है इसके ना साइड से, वो कैनुला निकलता है और उसको हम ले जाते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसको लेके जाते हैं इस तरह अंदर, सही है। यहाँ ले जाते हैं और यहाँ जाके फिर डाई छोड़ते हैं इस बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर, सही है। अच्छा, ये जो ये रेट्रोग्रेड मतलब रेट्रोग्रेड फैशन में डाई छोड़ते हैं, वैसे तो बाइल इस तरह फ्लो कर रहे हैं ना, लेकिन हम रेट्रोग्रेड इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग ऑपोजिट वे में बाइल से अपना डाई को पुश कर रहे हैं। हम डाई छोड़ते हैं, इस तरह पूरा बिलियरी ट्रैक्ट में डाई चली जाती है और हम ऊपर से फिर जो भी हम लोगों ने एक्सरेज वगैरह लेने हो ना,
हमने इमेजिंग करनी हो जिस टाइप की भी, वो हम कर लेते हैं, एक्सरे वगैरह ले लेते हैं। उससे हमें सारा ट्रैक बड़ा अच्छा नज़र आ जाता है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि चलो इससे ट्रैक्स वाज़ेह हो जाते हैं, लेकिन जो इसका असल फ़ायदा ना वो ये नहीं है। असल फ़ायदा ये है कि अगर आपको अब आपने एक्स-रे किया और आपको यहाँ स्ट्रक्चर नज़र आ गया या फिर यहाँ आपको लेट्स सपोज़ एक स्टोन फँसा नज़र आ गया, फिर यहाँ स्टोन फँसा नज़र आ गया, व्हाट्सएवर आपको यहाँ कहीं स्टोन स्टोन या स्ट्रक्चर नज़र आ गया। आप साथ ही उसकी थेरेपी भी कर सकते हो, थेरेप्यूटिकली भी मैनेज भी कर सकते हो। आप इसकी मदद से आप स्टोन भी निकाल सकते हो, आप स्ट्रक्चर्स को भी डायलेट कर सकते हो और इसी तरह आप यहाँ से अगर आपने कोई लेट्स सपोज़ आपने कोई सैंपल लेना है, साइटोलॉजी करनी है, ठीक है? तो आप वो भी कर सकते हो। तो ईआरसीपी का इसलिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये ना सिर्फ़ डायग्नोस्टिक है, बल्कि थेरेप्यूटिक भी है। तो वन गो में दोनों काम हो जाते हैं। और अब देखो है भी इतने ज़्यादा लाइक कोई आपने कट शट नहीं मारा और कुछ भी नहीं किया और पेशेंट का मसला भी हल कर दिया। तो इसलिए टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है ईआरसीपी। इसमें देखो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिएंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। कोलिएंजियो आप समझते हैं ना आपके बाइल डक्ट्स को कहते हैं कोलिएंजियो। बाकी कोली बाइल से रिलेटेड है, एंजियो वेसल से रिलेटेड है, तो इस बात को आप समझ सकते हो। अच्छा ये सारा उसने प्रोसीजर बताया हुआ है कि हम कैसे करते हैं और अच्छा ये हो गया। फिर अपने पास क्या था थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या है ईआरसीपी की, मतलब कैसे क्या-क्या चीज़ें हम इससे ट्रीट कर सकते हैं, वो आपको मैं वैसे बता चुका हूँ कि आप अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन फँसा हुआ है उसको भी निकाल सकते हो। उसको डोर्मिया बास्केट टेक्नीक है, डोर्मिया बास्केट हम जाके वैसे यूरोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। यार ये ना लाइक इस तरह करके ना एक बास्केट बास्केट तो ख़ास एक जाली सी होती है इस तरह करके, जो मैंने मतलब बनाई है जिस तरह भी। तो ये ना इसको आगे गुज़ारते हैं स्टोन से और जब वापस लेके आ रहे होते हैं ना तो स्टोन फँस जाता है इसके अंदर और फिर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं डोरमिया बास्केट। इसको मैं आपको ना वहाँ तस्वीर है यूरोलॉजी में वाले चैप्टर में तो उसमें आपको मैं दिखा दूँगा। और उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सीबीडी अगर स्ट्रक्चर हो तो उसमें आप बालून डायलेटेशन कर सकते हो। इसी तरह अगर आप कह लो कि एम्पुला ऑफ वेटर में स्टोन फँसा हुआ है, तो उसको निकाला नहीं जा सकता क्योंकि वो टाइट होता है ना स्फिंक्टर होता है वो। तो वहाँ पे आपको स्फिंक्टरोटमी करनी पड़ती है मतलब स्फिंक्टर थोड़ा-सा काटना पड़ता है। तो आप वो भी कर सकते हो मतलब उधर से भी निकाल सकते हो। इसी तरह आपने सेल्स लेने हैं ब्रेस्ट साइटोलॉजी करनी है लेट्स सपोज़ कोलेंजियोकार्सिनोमा है। कोलेंजियोकार्सिनोमा मतलब जो बाइल डक्ट्स है ना उनका कैंसर, उसके लिए भी आप कर सकते हो। और इसी तरह स्टेंट प्लेस करना है अगर लेट्स सपोज पैनक्रियाज का लेट्स सपोज कैंसर है पैनक्रियाटिक हेड का उसकी वजह से ना उसने पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक किया हुआ है तो अभी पैलिएटिवली आप मैनेज करना चाह रहे हो तो आप स्टेंट डाल सकते हो इसकी मदद से लाइक ये बड़ी अच्छी चीज है। फिर अपने पास आ गया परक्यूटेनियस ट्रांसहिपैटिक कोलेंजियोग्राफी। ये क्या चीज है परक्यूटेनियस ट्रांसहिपैटिक कोलेंजियोग्राफी ये इधर दिखाई हुई है। यार ये टेक्निक भी अच्छी है और इसमें ये है कि आपने परक्यूटेनियस जाना है थ्रू स्किन जाना है। स्किन से आप जाते हो फिर पहले स्किन में जाते हो फिर स्किन के बाद जाते हो आप लिवर में। लिवर में जाके ना आप कोई भी अगर आप इधर गौर करो ना तो कोई भी जो आपको इधर नज़र आ रही है ये सारी ये बिलियरी ट्रैक्ट्स इंट्राहिपैटिक ट्रैक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि ये जा रहा है, एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो इनमें से किसी को भी ना आपने किसी भी एक में जाना होता है। मैं मेरा बेसिक बेसिक सा बता रहा हूँ। आपने किसी भी एक में किसी तरीके से घुसना होता है। अ, मतलब साथ में ना कंटिन्यूअसली इमेजिंग चल रही होती है कैमरे के अंदर आप देख रहे होते हो सब कुछ। तो आपने किसी भी डक्ट आपको जहाँ मिले आपने उसके अंदर घुसना होता है बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर और वहाँ जाके फिर आपने उसी तरह डाई छोड़नी होती है। डाई छोड़ते हो इमेजिंग करते रहते हो साथ में तो इसमें फिर आपको नज़र आ जाता है कि कहाँ ब्लॉकेज है कहाँ स्ट्रक्चर है। फिर इसमें ये है कि आप ऊपर कैनूली वगैरह या कोई कैथेटर वगैरह पास करके ना उस डक्ट में से उसमें से गुजार के उस अपना जो ब्लॉकेज है उसको बाईपास कर सकते हो मतलब उसके ऊपर से गुजर जाते हो। लेट्स सपोज अगर यहाँ आपको नजर आया और यहाँ आपको स्टोन नजर आ रहा था तो आपने इधर से वो फिर कैनुला किसी तरीके से ना पास कर देना होता है। तो उससे फिर ये है कि एटलीस्ट जो पीछे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी ना असल मसला तो हमें यही था कि स्टोन फंसा हुआ है और पीछे बाइल इकट्ठा होता जा रहा है तो बाइल निकल नहीं रहा उस बंदे को ऑब्स्ट्रक्टिव जांडिस हुआ पड़ा है। तो हम लोगों ने उस स्टोन को बाईपास कर देते हैं इस टेक्निक से। सही है। तो इसकी डिटेल्स आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। बाकी देखें परक्यूटेनियस थ्रू स्किन ट्रांसहिपैटिक मतलब लीवर के अंदर से घुस के फिर कोलेंजियोग्राफी की हम लोगों ने बाइल डक्ट्स को देखा। तो ये टेक्निक सारी इधर लिखी हुई है। फिर अपने पास आ गया रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग। ये इस जगह पे ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है हमारे पास कुछ जिस तरह के आप कह लो जब गाल स्टोन होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है तो उसमें ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। वो कैसे ये है हाइडा। इसका वैसे हाइडा स्कैन भी इसे कहते हैं। हाइडा हाइडा नाम है उस सब्सटेंस का उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो हम यूज करते हैं। सही है। अब इसमें करते वही है कि आप उसको पहले इंजेक्ट कर देते हो
आईवी, और उसके बाद वो डेफिनेटली वो घूम फिर के लिवर में भी जाएगा, लिवर के साथ उसे उठा लेते हैं और वो लिवर के साथ इस हाइड्रा को फेंकते हैं बाइल के अंदर। सही है। अब लिवर ने उन्होंने फेंक दिया बाइल के अंदर, बाइल जाएगा फिर इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स में, फिर एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स में, ऐसे ही होगा ना। और वो लेट्स सपोज जाके कहीं फंस जाते हैं, तो अगर तो सारा चैनल आपको सारा फिर ऊपर से फिर आप अपनी जो सिंटिग्राफी, मतलब इससे आप उसकी इमेजिंग करते हो, रेडिएशंस जो नजर निकलती हैं, तो सब देख लेते हो कि ट्रैक सारा ठीक है या फिर जहाँ कहीं कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ नहीं है, तो इससे ना बड़ा जबरदस्त पता चल जाता है आपको। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर गाल ब्लैडर में डाई नहीं किया, गाल ब्लैडर में डाई नहीं किया, मतलब राइट हिपैटिक में या लेफ्ट जो अपने पास क्या कहते हैं उसे, हिपैटिक डक्ट है, उसमें आया, फिर कॉमन में आया, सिस्टिक डक्ट में भी गया, और उसके बाद चला गया ये बाइल डक्ट। लेकिन जो हमारा गाल ब्लैडर था ना, वो नहीं, उसमें नहीं गया, उसमें डाई नहीं गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई ब्लॉकेज है, ये मतलब है ना इसका मतलब यहाँ ब्लॉकेज है। तो ये शो करता है कि उस बंदे को गाल ब्लैडर की एंट्री पे कोई 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 चीज है, कोई स्टोन है, कुछ भी है, लाइक कोई ब्लॉकेज है। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में जिस तरह होता है, मोस्ट ऑफ जो कॉमन काज है ना एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का, वो यही है कि स्टोन फंस जाते हैं इधर नेक ऑफ गाल ब्लैडर पे। वो हम डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो आपको। फिर अपने पास आ गया कि अगर वो कहते हैं ड्यूडेनम की विजुअलाइजेशन नहीं होती, अब इसने सारे ने कहाँ जाना है, उसके बाद ड्यूडेनम में जाना है, तो कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर ड्यूडेनम की विजुअलाइजेशन नहीं होती, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से नहीं जा रहा आगे बाइल, तो कहीं कॉमन बाइल डक्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसे ही है ना। यहाँ से आगे नहीं जा रहा, ड्यूडेनम में तभी जाएगा जब यहाँ से गुजरेगा। तो इसका मतलब है, तो इस तरीके से आप देख लेते हो कि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। अच्छा, अब हम लोग बीमारियां शुरू करते हैं। पहली बीमारी हमने पढ़नी है एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एट्रीजिया। इतना तो हमें पता चल गया कि एक इंट्रा हिपैटिक भी बिलियरी डक्ट्स होती हैं और एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी डक्ट्स भी होती हैं। तो एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी डक्ट्स का एट्रीजिया मतलब वो उनकी फाइब्रोसिस हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, बंद हो जाएंगी। सही है, तो ये बीमारी है। अब ये है कंजेनिटल बीमारी, और मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ ये चीज स्टार्ट हो जाती है, और उनकी ना प्रोग्रेसिवली इन्फ्लेमेशन हो के वो नालियां बंद होना शुरू हो जाती है। तो अब जब वो नालियाँ बंद हो जाएँगी, तो बाइल कहाँ ड्रेन करेगा? लिवर से जो नालियाँ निकल रही हैं, बाहर वाली, अंदर वाली ठीक है, इंट्राहेपेटिक ठीक है, ये भी एक वैसी अच्छी चीज़ है। बाहर वाली सारी ऐसे फाइब्रोस होके बंद होगी। तो जो बाइल है वो सारा उसे कहेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, और बंदे को फिर वो सारा बाइल अंदर इकट्ठा होता रहेगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगी, और लिवर सिरोसिस होगी तो फिर आपको पता है मसले खड़े हो जाएँगे। अब इसकी टाइप्स लिखी हैं। टाइप्स बड़ी सिंपल सी हैं, अगर देखो नीचे से ऊपर जाना है। अगर तो कहता है कि इधर की है, कॉमन बाइल डक्ट की है, तो उसे कह देंगे टाइप 1, और अगर कॉमन हिपैटिक डक्ट की है तो टाइप 2, यहाँ मैं सिस्टिक डक्ट निकाल देता हूँ। तो ये कॉमन बाइल डक्ट की टाइप 1, सिस्टिक डक्ट की टाइप 2, और अगर इसकी है लेफ्ट या राइट हिपैटिक डक्ट की है तो टाइप 3। नीचे से ऊपर 1 2 3। अच्छा, ये इसकी है अपने पास। इसके साथ अब ये कंजेनिटल बीमारी ना, तो इसमें कुछ और तरह के भी साथ में मसले होते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है, और वैसे भी ये कोई बहुत ज्यादा अहम टॉपिक नहीं है, इसको आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देख लें। अच्छा, हम लोग देखते हैं इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। यार वही होंगे जो अपने पास होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर, कि अच्छा, ये एक तो बच्चा न्यूनेट है, तो इसमें अभी फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है दो तरह का जॉन्डिस होता है फर्स्ट वीक में, फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है। इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं। तो फिजियोलॉजिकल ये होता है कि वो 24 घंटों के बाद स्टार्ट होता है, मतलब एक दिन के बाद स्टार्ट होता है, और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर रिजोल्व भी हो जाता है, एक हफ्ते या 10 दिन का लो, इसके अंदर रिजोल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक दिन के बाद स्टार्ट होगा और एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा। जबकि पैथोलॉजिकल ये है, वो एक दिन के अंदर रिजोल्व होगा, होगा भी पहले, सॉरी होगा भी पहले स्टार्ट, ये 24 घंटों से के अंदर अंदर वो स्टार्ट भी हो जाएगा, और वो रिजोल्व भी लेट करेगा। और दूसरा ये कि वो आप देखोगे ना, जब आप रूटीनली बच्चे के एलएफटीज करवा रहे होंगे, तो वो बिलीरुबिन रेज ही कर रहा होगा, तो ये पैथोलॉजिकल है। सही है। और अगर ये है कि इन केस में अगर अनकॉन्जुगेटेड हो, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो, क्योंकि आपको पता है फिजियोलॉजिकल में मसला ये होता है कि जो बच्चा होता है उसका अभी जो कॉन्जुगेशन हो नहीं पा रही होती, लिवर इतना डेवलप नहीं हुआ था सही से, तो एज अ रिजल्ट थोड़ा सा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज हो जाता है। तो इतना मसला नहीं, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, हाँ वो पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं अगर कुछ खास चीजें आपको नजर आ रही हो। लेकिन जो होता है ना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बच्चे के अंदर, वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल है।
मतलब उसकी तो सेंस ही नहीं बनती। कंजुगेटेड बिलिरुबिन का मतलब यही है, सीधा सीधा यही मतलब है कि वो बाइल जो है कंजुगेट होने के बाद वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, सीधा सीधा से ये मतलब है। और बच्चे में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने की क्या वजह है ना, वो तो कोई मसला है तो ही नहीं हो रहा ना। अच्छा, तो उसमें यही वो बता देते हैं हमें, एक तो कि फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा और प्रोग्रेसिव बढ़ता जाएगा। अब जब बाइल स्टूल में नहीं जाएगा तो स्टूल पेल आएंगे, और यूरिन में जाएगा डार्क, यूरिन डार्क आएगा, प्रूराइटिस होगा। क्यों होगा? देखो भाई, जो सारा बाइल वगैरह वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है अब? गाल ब्लैडर के अंदर, उससे आगे नहीं जा रहा, ऐसे ही हो रहा है। या फिर लेट्स सपोज इंट्रा, इस केस में इंट्रा बिलियरी ट्रैक्ट्स में हो रहा है। अब जब वहाँ इकट्ठा हो जाता है ना, तो वहाँ अब वहाँ से ना रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है ब्लड में। बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स भी होते हैं, बिलिरुबिन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जो बाइल साल्ट्स होते हैं ना, ये बाइल साल्ट्स जाके स्किन में लगते, स्किन में कह लो कि होते हैं डिपॉजिट, और वहाँ इरिटेशन और प्यूराइटिस काज करते हैं। सही है, तो वो मसला करवाएंगे। इसी तरह जो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर जो कंजुगेटेड होगा ना अपने पास बिलिरुबिन, वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो वो फिर जाएगा किडनीज के थ्रू यूरिन में, और डार्क डार्क यूरिन आएगा। आई समझिए क्यों, कैसे फीचर्स आ रहे हैं। फिर स्टेटोरिया होगा। स्टेटोरिया क्यों होगा? कि भाई बंदा है, बाइल का फंक्शन क्या था? बाइल का फंक्शन था कि वो इमल्सिफिकेशन करेगा फैट की ड्यूटेनम में, ऐसे ही है। तो बाइल तो रिलीज हो नहीं रहा, फैट की इमल्सिफिकेशन नहीं होगी तो डाइजेशन नहीं होगी, अनडाइजेस्टेड फैट जाएगा, वो स्टेटोरिया काज करेगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फैट है वो अपने साथ फैट सोल्यूबल विटामिन भी सारे ले जाएगा, वो तो फैट के अंदर होते हैं और फैट तो जज़ब नहीं हुआ। इसी तरह कैल्शियम भी बंदे का उसी उसी के साथ चला जाता है। तो एज अ रिजल्ट उस बंदे में रिकेट्स होगा, विटामिन डी भी गया, कैल्शियम भी गया, रिकेट्स होगा बच्चे में। बाकी पोटेशियम विटामिन के गया, ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी उस बच्चे की, और भी फीचर्स होंगे। यहाँ कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं, वो हम बाद में जब समझेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है आपने? अल्ट्रासाउंड। सही है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो इसमें ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसमें आपको नजर आ जाएगा कि इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल्स की डायलिटेशन हुई होगी, हेड स्कैन कर सकते हो। बिलिरुबिन रेज्ड आएगा। कौन सा बिलिरुबिन रेज होगा? कॉन्जुगेटेड, सॉरी कॉन्जुगेटेड। सही है। और एएलपी भी रेज हो सकता है। एएलपी आपको पता है कि बाइल डक्ट्स के साथ रिलेटेड है। और दूसरा लिवर बायोप्सी करोगे तो उसमें भी आपको ये इंट्राहेपेटिक चैनल से मिलेंगे। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है कसाई प्रोसीजर। जी हाँ, कसाई प्रोसीजर। अब कसाई प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे पास सारा एक्स्ट्रा हेपेटिक चैनल्स थे ना, वो सारे निकाल देते हैं और उधर जेजुनम जोड़ देते हैं। लेकिन जेजुनम कैसे जोड़नी है? पहले रोक्स एनवाई प्रोसीजर करेंगे जेजुनम का। रोक्स एनवाई तो हमें आइडिया है ना कि अब आपने ये स्टमक ठीक है, बिल्कुल ड्यूडेनम ठीक था। ये ड्यूडेनम यहाँ से, ड्यूडेनम से आगे जेजुनम जुड़ी हुई थी ये वाली। आपने यहाँ से काटी जेजुनम, और जेजुनम ड्यूडेनम को जोड़ दिया जेजुनम के कहीं साइड पे आके, और जेजुनम को जोड़ दिया जाके ऊपर, बिल्कुल हाइलम पे। सही है। लीवर के हाइलम पे जोड़ देना है, क्योंकि सारा आपने राइट लेफ्ट हिपैटिक जो डक्ट्स थी वो भी निकाल दी हैं। तो सिर्फ जो पोर्टल ट्राइएड जहाँ से आपको वो नजर आ रहा है, जहाँ से इंटर हो रहा था ना, वहां जाके आपने जेजुनम को अटैच कर देना है। तो इसे कहते हैं कसाई प्रोसीजर। और ये होता है कि आपने जितनी जल्दी कर लो तो बेहतर है। ये आपने तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर, 2 से 3 माह के अंदर अंदर आपने ये परफॉर्म करना होता है। अब इससे होता क्या है? ये कोई डेफिनेटिव मैनेजमेंट नहीं है। इससे ये है कि इससे वो बच्चे का जो ऑब्स्ट्रक्शन थी ना, वो रिज़ॉल्व हो जाती है, जॉन्डिस थोड़ा बेहतर हो जाता है, और आपको टाइम मिल जाता है। आपको कुछ अरसे का टाइम मिल जाता है। लाइक हमने देखा है कि कसाई प्रोसीजर के बाद ना तकरीबन 10 साल तक बच्चा जो है वो ज़िंदा रह लेता है। लेकिन उसके बाद सिरहोसिस होती है। सिरहोसिस आप ये है कि डिले कर सकते हो, लेकिन सिरहोसिस होनी है। सिरहोसिस इज़ इनएविटेबल इन दिस केस। तो ये तो उसमें आपने फिर ये करना पड़ता है कि आपको एट द एंड लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगर तो आप कसाई प्रोसीजर नहीं करोगे तो बच्चा जल्दी डेथ हो जाएगी, विद इन लाइक 3 years। लेकिन कसाई प्रोसीजर कर दोगे तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा डोनर ढूंढने का। सही है। और फिर उसके बाद आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन करोगे, और यही इससे बंदा, अगर बच्चा अगर जिंदा रहे तो रहे, अदरवाइज वो फिर एडोलिसेंस में जाके उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू लिवर सिरोसिस। सही है। अच्छा, फिर अपने पास आ गया कोलिडोकल सिस्ट। कोलिडोकल सिस्ट क्या है? कोली मतलब बाइल, डोको मतलब डक्ट्स, तो मतलब बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट्स के अंदर ना, मतलब जो बाइल डक्ट्स हैं उसके अंदर सिस्ट है। अब इसके टाइप्स हैं ये टूडानीज क्लासिफिकेशन। टूडानीज क्लासिफिकेशन अभी वैसे इतना याद रखने की जरूरत तो नहीं है। वैसी अगर बात करें, वैसी जस्ट डिस्कशन के लिए, तो देखो, एक होते हैं नमकदानी, तो हमारे पास एक है बाइल की दानी। बाइल दानी मतलब गाल ब्लैडर।
तो एक बाइल दानी तो थी हमारे पास, लेकिन अगर दो हो जाएं कि लेट्स सपोज ये अपने पास बाइल डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है, ये अपने पास हिपैटिक डक्ट है, फिर राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, और ये फिर अपने पास क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। तो अगर कहीं और भी डायलिटेशन हो, लेट्स सपोज यहाँ भी अगर मैं कह दूं कि यहाँ भी एक ऐसे दानी पड़ी हुई है, तो दो दानियां हो जाएंगे, तो टू दानी मतलब टू दानी क्लासिफिकेशन नॉट अ बिग डील। सही है, तो ये अपने पास आ गई। इसमें अपने पास यार 5 टाइप्स हैं। हमने जो डिस्कस करनी है ना वो करनी है पहली और चौथी, क्योंकि पहली जो है वो मोस्ट कॉमन है और चौथी जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन। सही है। अच्छा, और साथ में करोली डिजीज को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो है एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो टाइप 1 में क्या होगा? टाइप 1 सिंपल सी है कि इसमें जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट है, सिर्फ उसकी डायलिटेशन होगी, सिस्टिक डायलिटेशन होगी, जो इंट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट है वो ठीक रहेगी। सही है। जबकि जो 4 है ना, इसमें दोनों की, एक्स्ट्रा हेपेटिक की भी और इंट्रा हेपेटिक की भी, दोनों की डायलिटेशन हो जाएगी। तो ये 4 है। और अगर 5 की बात कर लें, तो 5 में ये होता है कि इंट्रा हेपेटिक की डायलिटेशन नहीं हो, इंट्रा हेपेटिक की होती है और एक्स्ट्रा हेपेटिक की नहीं होती। तो मतलब तीनों समझ आ रही है? इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इंट्रा जो है वो ठीक है और एक्स्ट्रा में डायलिटेशन हो रही है, एक्स्ट्रा खराब है। इस वाले में 4 में दोनों ही, इंट्रा भी गई, एक्स्ट्रा हेपेटिक भी, और 5 में क्या है कि इंट्रा गई, एक्स्ट्रा ठीक है। तो ये आप 3 याद कर लो। अच्छा, अब हमने इसको ना कैरोली डिजीज को कैसे याद करना है? भाई मैं तो इसको ऐसे याद किया है कि कार वाली, मतलब कार वाली, ठीक है। यहाँ बेगम की बात नहीं हो रही, कार वाली डिजीज मतलब, कैरोली डिजीज मतलब जो भी घर के अंदर अंदर ही है, वो है करोली डिजीज। क्रोली, करवाली, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। क्रोली डिजीज क्या है, वो अंदर अंदर है। बाकी वन जो मोस्ट कॉमन है, या तो वन को रट्टा मार लो, अगर आपने बाकी नहीं याद करनी, इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो सिर्फ वन को रट्टा मार लो कि उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा हिपैटिक तो होगी, लेकिन इंट्रा हिपैटिक कोई मसला नहीं होगा। और ये अच्छी चीज है, देखो एक्स्ट्रा हिपैटिक को रिजोल्व करना आसान है, जो लिवर के अंदर मसला है वो मुश्किल है। और मैंने ये देखा है कि मोस्ट जो बीमारियां होती है ना, उसकी जो कॉमन फॉर्म होती है, वो होती है कि जिसमें आप कह लो कि जो जो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती। ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा होता है, और मे बी उसकी वजह शायद ये हो कि जो ज़्यादा सीरियस वाली होती है ना, वो बच्चे वैसे ही नहीं सर्वाइव करते। तो हमारे पास जो चीज़ बाद में पहुँचती है, तो वही कॉमन निकलती है जो इतनी ज़्यादा सीवियर ना हो। मे बी रीज़न हो सकती है। तो ये अपने पास आ गई टू डानीज़ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे टाइप 1 मोस्ट कॉमन है। अपने पास आ गया क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी यही होगी कि बार-बार ना कोलेंजाइटिस होगा। कोलेंजाइटिस मतलब वैसे इसका बाइल डक्ट का, इंडक्ट्स का सोजिश होना, इन्फ्लेमेशन होना। और उसकी वजह यही है कि जहाँ भी यहाँ बाइल की स्टेसिस हो, किसी भी फ्लूइड की स्टेसिस हो, वहाँ इन्फेक्शन होता है, और बार-बार इन्फेक्शन होगा, बार-बार इन्फेक्शन होगा। तो यही प्रेजेंटेशन होगी। रिकरेंट अटैक्स ऑफ कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस में अब उसके क्या फीचर्स हैं? एक फीचर होगा बुखार। देखो इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो साथ में बुखार भी हो गई, डेफिनेटली इन्फेक्शन हो रहा है। साथ में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन भी होगी और जॉन्डिस भी होगा, क्योंकि जब कोलेंजाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, नालियों की सोजिश हो जाएगी, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, बाइल नहीं गुजर पाएगा, तो जॉन्डिस काज करवा देगा। सिंपल सा। अच्छा जी, ये अपने पास इसकी आ गई। और इसमें ये है कि अब जब यहाँ क्रोनिकली बार बार इन्फ्लेमेशन होती रहेगी, बार बार, तो ये जो यहाँ कोलेंजियोकार्सिनोमा बनने का रिस्क है, 15% रिस्क है। क्यों 15% इंक्रीज रिस्क क्यों है? क्योंकि बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही है, और वो क्रोनिकली एक कह लो कि इन्फ्लेमेटरी स्टेट बन गया है, तो वहाँ कैंसर डेवलप हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे? वही सिंपली अल्ट्रासाउंड करवाओ और साथ में एमआरसीपी करवा लो, तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या? ट्रीटमेंट ये, अगर तो कोलेंजाइटिस के साथ है पेशेंट फिलहाल, तो आप उसको कोलेंजाइटिस के तौर पे मैनेज करो। कैसे मैनेज करो? उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दो। बेसिकली नेगेटिव का कवर देने होते हैं हम लोगों ने, एनारोब्स का कवर देना होता है, तो खैर वो दो, और साथ में बस उसको सपोर्टिव मेजर्स करो। और अगर वो कहता है कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है इसकी, उसकी डेफिनेट ट्रीटमेंट यही है कि कंप्लीट आप उस असिस्ट की ऑक्सीजन करो, क्योंकि वो अगर आप उसे नहीं निकालोगे, तो वो बार बार इन्फेक्शन होता जाएगा और बाद में कोलेंजियोकार्सिनोमा हो जाएगा, और फिर आप कुछ सोचना शुरू करोगे। तो बेहतर है उसको पहले ही निकाल दो। और उसके लिए क्या तरीकाकार है हमारे पास? उसके लिए हिपैटोजेजुनोस्टमी। जिस तरह हम लोग वो कसाई प्रोसीजर देख के आए हैं ना, वही चीज है, ऑलमोस्ट वही चीज है, लेकिन इसमें ये होता है, इसकी बल्कि तस्वीर भी है ऊपर। इसमें ये होता है कि ये देखो, आपने पहले इधर रोक सैनवाई प्रोसीजर किया, ठीक है, और जो जजनम थी ना, उसको फिर आपने अटैच करना है कि जो हिस्सा बचा हुआ है,
रेमिनेंट ऑफ बाइल डक्ट, आपने सिर्फ सिस्ट निकाली ना, लेट्स सपोज मैं सिर्फ इतना सा काटा, तो ये हिस्सा तो बच गया ना, तो जो बच गया उसके साथ आपने जेजुनम को जोड़ देना है, सिर्फ इतना फर्क है। ये जो कसाई प्रोसीजर है उसमें आपने हाइलम के साथ जोड़ना होता है और सारा एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स निकाल देनी होती है। और हिपैटोजेजुनोस्टोमी में हिपैटिकोजेजुनोस्टोमी में आपने जो रेमिनेंट बाइल डक्ट होती है उसके साथ जोड़ना होता है। अच्छा, फिर अपने पास आ गया कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस मतलब पथरी इन द गॉल ब्लैडर। कोलीलिथियासिस, अगर कहो कोलीडोकोलिथियासिस, कोली बाइल, डोको डक्ट्स, बाइल डक्ट्स, लिथियासिस तो पथरी इन द सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये अपने पास आते हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं पथरी इन द गॉल ब्लैडर। अच्छा, तो इसमें वो कहते हैं गाल स्टोन्स जो हैं उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। 3 तरह के गाल स्टोन्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं, पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, मिक्स्ड स्टोन्स भी हो सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बाइल की कंपोजिशन क्या है आपकी। जो हमारे पास बाइल है ना उसके अंदर मेजरली 5 चीजें होती हैं। एक तो 95% पानी है ना हमारे पास, उसके अलावा जो 5 चीजें हैं वो क्या है उसके अंदर, एक तो बिलिरुबिन होगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा, बाइल साल्ट्स होंगे, बाइल साल्ट्स होंगे। अच्छा, इसके अलावा अपने पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं और मिनरल्स होते हैं। कुछ मिनरल्स लाइक आप कह लो जैसा कि सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, बाइकार्ब है, तो ये चीजें होती हैं। तो ये 5 पिगमेंट्स हैं। अगर किसी वजह ये 5 कंपोनेंट्स हैं, अगर किसी वजह से इनमें किसी की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, लेट्स सपोज कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा सारा आना शुरू हो गया किसी भी रीजन से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा होगा तो जब भी वो ज्यादा होगा हाइपर सैचुरेशन होगी या तो वो नीचे बैठना शुरू कर देगा, प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगा, मोस्टली किसी इनके साथ मिलके, ठीक है, कुछ साल्ट्स बना के ना, कैल्शियम साल्ट इस तरह वो प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देंगे और एज ए रिजल्ट फिर वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज कि आपकी जो बिलीरुबिन है इसकी समहाउ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो ऐसे केस में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो उसके स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपने पास आ गया कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स किसके साथ एसोसिएटेड है? फीमेल्स जेंडर के साथ। 4 एफ है, फीमेल, 40, फैटी, फर्टाइल। सही है। देखो इसकी रीजन क्या है, बड़ी अहम बात है ये। देखो जो फीमेल्स होगी ना, फीमेल्स में ये है कि उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपको पता रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल की आप कह लो सिक्रीशन को ज्यादा करवाते हैं और दूसरा ये गाल ब्लैडर की स्टेसिस भी करवाते हैं। सही है, तो जिसकी वजह से जब स्टेसिस होगी तो वहां स्टोन बनने का ज्यादा चांस होगा। जो 40 है, 40 की ये रीजन है कि ओल्ड एज में जाके भी गाल ब्लैडर की जगह स्टेसिस हो जाती है, उसकी जगह कंपोजिशन चेंज हो जाती है, तो उसमें भी स्टोन बनने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। फैटी की ये रीजन है कि जो फैटी होंगी उनमें ना कोलेस्ट्रॉल कैलो सिंथेसिस ज्यादा होती है बाय लीवर, जो फैटी होती हैं, तो एज ए रिजल्ट फिर उनमें भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जाएगा बाइल के अंदर। और जो फर्टाइल होती हैं, फर्टाइल में वही रीज़न है कि उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ रहे होते हैं, तो ये दोनों इनमें से एस्ट्रोजन जो है वो आप कह लो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को ज़्यादा करता है, सिक्रीशन को ज़्यादा करता है बाइल में, और जो प्रोजेस्टेरोन है ना वो गाल ब्लैडर की स्टेसिस करवाता है। तो जस्ट मैंने आपको वैसे ही समझा दिया कि इनका लिंक्स क्यों है, वरना आपने रटा यही माना है फीमेल 40 फैटी फर्टाइल। सही है, 4 एफ है। तो इनमें अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनेंगे, ये प्योर भी हो सकते हैं जो कि कम पाए जाते हैं और मिक्स्ड भी हो सकते हैं। मिक्स्ड मतलब कि गाल ब्लैडर मतलब कोलेस्ट्रॉल भी होगा मेजर पोर्शन, बाकी कोई कैल्शियम साल्ट्स बाइल जैसे तो ये चीजें भी बीच में मिक्स ये भी तो होती है ना उसके अंदर, बाइल के अंदर, तो वो मिक्स मिला के, लेकिन मेजर कंपोजिशन कोलेस्ट्रॉल होगी। तो ये दो तरह के स्टोन्स आएंगे, प्योर कोलेस्ट्रॉल या मिक्स्ड कोलेस्ट्रॉल कह लो। फिर अपने पास आगे पिगमेंटेड स्टोन्स। पिगमेंटेड स्टोन्स जो है ना, इनका क्या सीन है। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है ना यार, ये जो है ये नजर नहीं आते, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है, और ज्यादातर यही पाए जाते हैं। सही है, मतलब आपने देखोगे ना उधर जब हॉस्पिटल में जाओगे तो आप लोग तकरीबन 80% आप लोग 80% कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं और ये नजर भी नहीं आते अल्ट्रासाउंड पे। सही है, और जो पिगमेंटेड स्टोन्स जो है ये नजर आते हैं। अब इनको डिस्कस करते हैं। पिगमेंटेड स्टोन्स का क्या है कि इनमें कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं होता बेसिकली, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल रिच नहीं होते। अब इनमें दो टाइप्स हैं, एक है ब्लैक, एक है ब्राउन। जो ब्लैक है ना वो होते हैं जब ज्यादा हिमोलिसिस हो, हिमोलिटिक डिसऑर्डर्स हो ना, तो उसमें आपको डेफिनेटली किसी भी वजह से ज्यादा हिमोलिसिस हो रही होगी तो ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा। ऐसे ही है आरबीसी, बड़े शुरू से डिस्कस करते हैं। आरबीसी, आरबीसी से हीम निकलेगा, हीम से फिर बिलिरुबिन बनेगा, बिलिरुबिन
एल्ब्यूमिन से साथ बाइंड करेगा, एल्ब्यूमिन से वो लिवर में जाएगा, लिवर में वो कंजुगेट होगा, फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा। तो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन जब ज्यादा डंप किया जाएगा ना, तो वो फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और वो बनाएगा ब्लैक स्टोन्स। अब मैंने इसको कैसे याद किया है, वैसे वैसे जस्ट ये कोई असल रीजन नहीं है, लेकिन ये है कि देखो हीम के अंदर आयरन होती है और आयरन ब्लैक होती है, तो ब्लैक स्टोन्स बनते हैं जब खून टूटता है। ठीक है, या वैसे ही बस याद करने के लिए कह रहा हूँ, मैंने भी इस तरह याद किया कि आयरन रिलेटेड टू ब्लैक, ब्लैक स्टोन्स। सही है, इजी। और दूसरा ये भी तरीका है कि लाइक खून जितना भी सफेद हो जाए किसी का, लेकिन वो स्टोन्स ब्लैक ही बनाता है। अच्छा खैर, फिर अपने पास आ गया ब्राउन स्टोन्स। ब्राउन स्टोन्स कब बनते हैं, जब हमारे पास हो जाए इन्फेक्शन, ब्राउन बैक्टीरिया। सही है, मतलब बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन होता है ना बिलियरी ट्री का, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो डीकंजुगेशन करवाते हैं बिलिरुबिन की, जो बाइल जो गाल ब्लैडर के अंदर पड़ा होगा ना बिलिरुबिन, उसकी ये वो कंजुगेटेड है, अभी लीवर ने उसको कंजुगेट करके बाइल में फेंका है, और ये जनाब साहब वहाँ इन्फेक्शन वहाँ बैठे हुए हैं और ये जाके उसको डीकंजुगेट कर देते हैं। अब ये जो डीकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना, ये प्रेसिपिटेट करता है और स्टोन्स बनाता है। इसकी कंपोजिशन वेरी करती है और ये ब्राउन कलर के होते हैं। तो मतलब ब्राउन बैक्टीरिया ब्राउन काज करवाते हैं और ब्लैक जो है वो हिमोलिसिस। बस इतना बेसिक से याद है, को कंपोजिशन आपने याद करनी है तो यहाँ लिखी हुई है, आप कर सकते हो। और बाकी वो कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज, जिस तरह के स्टंट डला हो बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर या कोई पैरासाइट हो, ये दो पैरासाइट्स हैं, इनकी मौजूदगी होना, तो ये भी ब्राउन पिगमेंट काज करवाता है। उसका रीजन यही है कि जब ये उधर मौजूद होंगे तो ये स्टेसिस करवाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करवाएंगे ना। स्टेंट है, स्टेंट लेग्स पर ब्लॉक हो गया, वहाँ स्टेसिस करवाएगा। या ये पैरासाइट है, ये भी स्टेसिस करवाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रस्तों को, तो वहाँ स्टेसिस होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और एट द एंड बैक्टीरिया ही करवाएंगे ब्राउन। तो असल रीजन तो असल पैथोफिजियोलॉजी बैक्टीरिया ही है। फिर अपने पास है कंसिक्वेंसेस ऑफ गॉलस्टोन्स। क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक, बाकी सारे हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में ये और वो ठीक हो गया। अपने पास आ गया एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन्स, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो अब आप किसी बंदे को ना वैसे ही अक्सर दर्द दर्द रहती हैं और उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड करवा लिया, अल्ट्रासाउंड पे उनको स्टोन नजर आ गया, अब क्या करेंगे। अब वो तो कहेंगे भाई पत्थरी और दर्द सारी इसी वजह से। तो लेट्स सपोज अगर तो है भी टिपिकल पथरी वाली दर्द तब तो और बात है, लेकिन वैसे मोस्टली पट्टों की दर्दें होती हैं, तो इसमें आपने गॉलस्टोन कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, ये नहीं है कि उनको ऑपरेशन कर दो, उसको उनकी कोलिसिस्टेक्टमी कर दो सिर्फ पथरी देख के, तो आपने कुछ भी नहीं करना होता। हाँ, किस केस में आपने करना होता है, तो उसकी ये साथ उन्होंने इधर फीचर्स लिखे हुए हैं कि ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें आपने पथरी को पथरी देख के कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, जिसमें से अगर डायबिटिक पेशेंट हो या फिर हिमोलिटिक अनीमिया की वजह से उसको पथरी बन रही है, तो वो बनती रहेगी, क्योंकि अनीमिया, हिमोलिटिक अनीमिया भी आपको रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा। उसके अलावा अगर पीडियाट्रिक या यंग एज में हो जाए और कैंसर की हिस्ट्री हो फैमिली में, तो ऐसे में बाद में कैंसर होने के बाद निकालने से बेहतर है अभी निकाल दो। इसी तरह कोई पेशेंट है, वो स्मेटोस्टेटिन एनालॉग ले रहा है, स्मेटोस्टेटिन जो है ना, ये गाल ब्लैडर की स्टेसिस कराते हैं। अभी तक यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जीआईटी की सिक्रीशंस को भी कम करते हैं और उसकी मोटिलिटी को भी कम करते हैं, तो गाल ब्लैडर की भी स्टेसिस कराते हैं, तो मजीद स्टोन्स बनते रहेंगे। पोर्सलीन गाल ब्लैडर अगर नजर आ जाता है आपको, तो वो तो फिर है ही कैंसर का रिस्क। और गाल स्टोन्स अगर आप लेप्रोटमी कर रहे थे, पेशेंट आपने खोला हुआ है, लेप्रोटमी हो रही है और उसमें आपने देख लिया, तो उसमें फिर अगर आपको लगे हाथ इसको भी निकाल दो, कोई अच्छी बात ही है। और या फिर बेरियाट्रिक सर्जरी करा रहे हो, तो उसमें मोर्बिड ओबेसिटी के लिए, तो उसमें भी आप कोलिसिस्टेक्टमी साथ में कर दो। अच्छा, अपने पास आ गया एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्ट मतलब ये मुराद है गाल ब्लैडर, तो कोलिसिस्टाइटिस मतलब गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन। तो इसमें है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अब इसमें ना दो टाइप्स होती हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की, एक कैलकुलस हो सकती है और दूसरा ए कैलकुलस हो सकती है। कैलकुलस मतलब ये कि पत्थरी की वजह से कोलिसिस्टाइटिस हुआ है, और ए कैलकुलस ये कि पत्थरी के बगैर ही हो गया। मतलब अब अगर आप ये गाल ब्लैडर की बात करें, तो ये इसकी सिस्टी डक्ट है, ये गाल ब्लैडर है, और लेट्स सपोज यहाँ पर थी पत्थरियाँ जो कि रूटीन किसी बंदे के अंदर मिल जाती है, तो वो पत्थरियाँ में से कोई पत्थरी एक जाके उसने ब्लॉक कर दिया इधर। ठीक है, मतलब जो हार्ट में स्पाउच होता है ना, लेट्स सपोज वहां जाके वो फंस गई है। अब एज ए रिजल्ट जब वो यहाँ फंस जाएगी, तो पीछे बाइल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और जो बाइल इकट्ठा हो जाएगा, तो इधर बाइल आप इधर बाइल, इसमें स्टेसिस होगी, इधर इन्फेक्शन भी हो सकता है उस बंदे में, इधर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इसकी स्टमक वाल की, गाल ब्लैडर की वाल की इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी, साइडों पे भी फुली इन्फ्लेमेशन फैलेगी, तो साइडों पे भी फुली आ जाएगा।
तो ये कुछ फीचर्स आएंगे और गाल ब्लैडर डिस्टेंड भी कर देगा क्योंकि उसका एम्प्टी नहीं हो रहा। तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, उस बंदे को ना राइट क्वाड्रेंट पेन होगी और जो कि टिप ऑफ राइट शोल्डर तक जा रही होगी, ये है रेफर पेन, ठीक है, ये रेडिएट करती है। ये वहाँ ठीक है, टेंडरनेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द होगा, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह, ये सारे फीवर भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन चल रही है। माइल्ड जॉन्डिस में भी प्रेजेंट क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन, इतनी मेजर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई, अगर आप खुद हिसाब लगाओ ना, माइल्ड जॉन्डिस होगा क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट तो खुली है ना, तो जो राइट लेफ्ट से आएगा वो इधर से तो निकलता जाएगा बाइल, तो ऐसे जितना बाइल पीछे नहीं उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही। हाँ ये है जो इधर पहले मौजूद था तो वो रीअब्जॉर्ब होकर जॉन्डिस करवा सकते हैं। इसमें एक दो साइंस आएंगे, एक है मर्फी साइन और एक है बोथ साइन। अब मर्फी साइन क्या है? मर्फी साइन ये है कि इसमें ना आप पेशेंट को लिटाते हो स्पाइन पोजीशन में और उसके ना जो आपका राइट एपिकॉन्ड्रियम पे ना प्रेस करते हो हाथ से और उसे कहते हो कि लंबा सांस ले। जब वो सांस ले रहा होता है ना, लंबा खींचते हैं सांस, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका डायफ्राम नीचे आ रहा है, साथ में लिवर नीचे आ रहा है और गाल ब्लैडर भी नीचे आ रहा है और नीचे से आपने हाथ रख के दबाया हुआ है। अब जैसे ही आपके हाथ की वजह से जो गाल ब्लैडर है वो नीचे, आपके हाथ नीचे मौजूद पेरिटोनियम को टच करेगा, तो उसको बड़ी दर्द होगी और उसको फौरन सांस रोक लेगा। इसे कहते हैं मर्फी साइंस। और ये बड़ा ही आप कह लो कि इसके साथ रिलेटेड है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के साथ, इसकी एसोसिएशन है। इसी तरह बोथ साइन, ये इतना से देखा नहीं है। बोथ साइन में ये है कि जो आपकी स्कैपुला के नीचे वाला एरिया ना, थोड़ा सा राइट स्कैपुला के नीचे वाला जो स्किन का एरिया है, वहां पे हाइपर एस्थीजिया, लाइक आप उसको ना जेंटली बस टच करोगे तो उसको बड़ी दर्द होगी उस जगह पे, इसे कहते हैं हाइपर एस्थीजिया, कि एग्जैजरेटेड सेंसिटिविटी होगी टू लाइट टच। सही है, तो ये पाई जाएगी। इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, चलो कराते हैं, टीएलसी काउंट कराया, ल्यूकोसाइटोसिस आएगी, क्यों, इन्फ्लेमेशन हुई खड़ी है। अल्ट्रासाउंड करवाया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, करवानी है, अल्ट्रासाउंड करवाया तो आपको थिक वाल मिली गाल ब्लैडर की, क्यों थिक मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेमेड है। पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड मिलेगा। सोनोग्राफिक मर्फी साइन मिलेगा। सोनोग्राफिक मर्फी साइन ये है कि जब आप प्रोब, अल्ट्रासाउंड के प्रोब से कर रहे थे ना, तो तब भी जब डैफ अगर सांस अंदर खींचेगा और टच होगा ना उसके गाल ब्लैडर, तो उसकी वजह से उसको सांस रोक लेगा, तो उसे कहते हैं सोनोग्राफिक मर्फी साइन। फिर रेडियो न्यूक्लियर स्कैन, मतलब कि हाइडा स्कैन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये भी आप करवा सकते हो। खैर वैसे इतना होता नहीं है। फिर अपने पास आ गया एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का स्क्वील क्या हो सकता है, मतलब आगे क्या क्या ऑप्शन हैं। या तो ये रिजोल्व कर जाएगा, या उधर अब इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पस बन सकती है, तो एम्पाइमा, गाल ब्लैडर के अंदर पस आ जाएगी। या म्यूकोसील आ सकता है। म्यूकोसील मतलब कि म्यूकस आ जाएगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। या गैंग्रीन हो सकता है अगर बैक्टीरिया ऐसा है, और या परफोरेशन भी हो सकती है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ये सब कुछ हो सकता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? कोलिसिस्टाइटिस की कोलिसिस्टेक्टमी, मतलब पित्ता निकाल दो। लेकिन उससे पहले आपने डेफिनेटली रिससिटेट करना है पेशेंट को। पेशेंट को आप एनपीओ करोगे, उसको एंटीबायोटिक्स दोगे, एनाल्जेसिक्स दोगे, आई फ्लूइड्स दोगे, उसको पहले ठीक करोगे। अब इससे आगे आपने करनी है कोलिसिस्टेक्टमी। तो यहाँ ना दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि यार आप या तो ओपन अभी अभी कर दो कि पेशेंट इमरजेंसी में आए और आप उसकी ना फौरन कोलिसिस्टेक्टमी कर दो, जिसे कहते हैं अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी। और दूसरा है इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी, कि नहीं अभी आप रुक जाओ, तकरीबन 1.5 से 2.5 महीने इंतजार करो और पेशेंट के उसको बाद बुलाओ और फिर इलेक्टिव बेसिस पे कोलिसिस्टेक्टमी कर दो। अब इन दोनों थॉट्स को हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्यों क्यों ये दो चीजें, क्यों कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं, कुछ वो कहते हैं। जो इंटरनल कोलिसिस्टेक्टमी है ना, इसका ये सीन है। अच्छा, वो कहते हैं कि यार अभी ना उस जगह पे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हुई खड़ी है, ऐसे ही है। और फ्लेगम कहते हैं कि वही बस डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हुई खड़ी है। तो ऐसे में अगर हम ऑपरेशन करेंगे और बिलियरी ट्री वगैरह पहली बार फिब्राइल सा हो गया, आप उसको मैनेज करोगे, फिर फ्रिजाइल सा हो गया, तो वो ज़्यादा मसले हो सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सही है, तो कहते हैं थोड़ा सब्र कर लो। और दूसरी बात ये कि 90% जो केसेस होते हैं ना हमारे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के, वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने के से रिलीफ हो जाता है उनको, मतलब पेन उनकी रिलीफ हो जाती है और पत्ती थोड़ी हिल जाती है, फिर जो भी मसला सेटिंग होती है या निकल जाती है, तो इन शॉर्ट वो लोग रिलीफ पा जाते हैं। तो ऐसे में आप इंतजार करवा सकते हो उनको। 1.5 से 2.5 महीने बाद बुलाओ, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाए, और फिर उसको एक इलेक्टिव बेसिस पे कर दो। कंजर्वेटिव मेजर्स ये ले लो कि जो हमने पढ़ी है, एनपी कर दो, एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स वगैरह। तो ये सब करके फिर आप पेशेंट को घर भेज दो और बुला लेना।
बाकी वो कहते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को मतलब कब आपने नहीं करनी है, कब छोड़ देना है, जब इस तरह के फीचर्स आने शुरू हो जाएं। मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स हैं अगर आप देखो तो, या तो गाल ब्लैडर में पस नजर आना शुरू हो जाए, या उसकी परफोरेशन हो जाए, या परफोरेशन होने से पेरिटोनाइटिस हो जाए, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ये भी उस वजह से है कि वो उसका कहते हैं फिस्टुला बन जाए, और जो पथरी है वो उधर चली जाए। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मतलब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है ना, आपको लग रहा है, फिर उसमें तो डेफिनेटली आप उसको नहीं घर भेजोगे, आप उसको और उसी टाइम कोलेसिस्टेक्टमी कर दोगे। अदरवाइज आप कंजर्वेटिवली मैनेज करो। अब दूसरे आगे अपने पास इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टमी वाले, कि नहीं भाई अभी करके भेजो। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अव्वल तो ये 3 चीज़ें इनकी हैं। ये कहते हैं कि भाई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में से 10% फेल हो जाती है। मतलब 100 बंदा आएगा तो 10 फेल हो जाएगा। तो उन 10 की तो हमें करनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि नहीं, सबकी दब लो। ठीक है? दूसरा ये कहते हैं कि फर्दर अटैक, कि अगर हमने आप कह रहे हो कि डेढ़ से ढाई महीने इंतज़ार करो, अगर उसको दोबारा अटैक हो गया, फिर से तकलीफ होगी। तो ज़रूर उसको इस मसले में लेके जाना है आपने, इसलिए आप अभी कर दो। तीसरा ये कि पेशेंट जो है आपने उसको ठीक करके भेज दिया कंज़र्वेटिवली, अब वो दोबारा नहीं आया तो, फिर तो वो तभी आएगा जब कभी उसको दोबारा अटैक होगा। तो इस इन कुछ बेसिस पे वो कहते हैं कि नहीं भई अभी कर दो। ठीक है? तो ये इस तरह चलते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, ये एक बात अलग है कि उसमें वो कह रहे हैं कि अगर पेशेंट हो सीरियसली इल, तो ऐसे पेशेंट में ना आप वैसे ही ऑपरेशन नहीं कर सकते ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सीरियसली इल पेशेंट है, उसको आप क्या, आपने उसको अब जीए देना है या फिर क्या उसको ऑपरेशन करना, वो उठा ही ना बाद में तो ऐसे केसेस में ना कोलिसिस्टेक्टमी की बजाय एक रद्दोबदल है, एक वो है परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोस्टोमी। ठीक है? ये भी हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें इसमें बस आप ये है कि आप एक ना नाली डाल देते हो गॉल ब्लैडर के अंदर, जो कि है ना जिसमें से वो ड्रेन कर देती है गॉल ब्लैडर के कंटेंट्स को। एज रिजल्ट फिर उसकी इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो जाती है, और आपको कोई इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी करने की जरूरत नहीं पड़ती। असल मसला तो ये था ना कि आगे ब्लॉकेज था और इन्फ्लेमेशन हो रही थी, तो आपने बस वो ब्लॉकेज को एक नया रास्ता दे दिया, तो फिर मसला हल हो जाता है। तो ऐसे में फिर ना बचत हो जाती है। अब ये कोलिसिस्टोस्टोमी, स्टोमी मतलब सुराख बनाना, स्टोमी। तो परक्यूटेनियस कोलिसिस्टोस्टोमी में हम क्या करते हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड का आप एक इधर ना ऐसे कैथेटर डाल देते हो गॉल ब्लैडर के अंदर, और वहां से फिर वो गॉल ब्लैडर ड्रेन होता रहता है, पथरी आगे खड़ी रहती है, पथरी को कुछ नहीं करते। जब पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद, अगर ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद फिर उसकी कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं। अच्छा, ये यूक्यू है दो। यूक्यू में आपसे वो ये भी पूछता है कि भाई लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के स्टेप्स बताओ, या फिर ये भी पूछता है कि आप अपने पास ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के स्टेप्स बताओ। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यही गोल्ड स्टैंडर्ड है कोलिसिस्टाइटिस के लिए, और लेप्रोस्कोपिक सॉरी कोलिसिस्टेक्टमी गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो आपने उस पेशेंट को ना प्रिपेयर कर लिया, इसमें सारा लिखा हुआ है कि उसको ड्रैप्ट करना होता है, उसमें कपड़े शपड़े वो डालने होते हैं, एनेस्थीसिया देना होता है, फोली कैथीटर पास करना है, सब कुछ आपने कर लिया। फिर आप ना न्यूमोपेरिटोनियम डेवलप करना होता है। न्यूमोपेरिटोनियम डेवलप करने की जो लेप्रोस्कोपिक है उसके अंदर उसके दो तरीके हैं, एक ओपन है एक क्लोज्ड है। ये बात हो रही है लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर न्यूमोपेरिटोनियम डेवलप करने की। ठीक है? या तो ओपन तरीके या क्लोज तरीके। ओपन में आप थोड़ा सा पहले उसे इंसिजन देते हो अम्बलाइकस के नीचे, और वहां से फिर आप फिंगर डालते हो, और फिर उधर फिर एक कैनुला होता है वो इंसर्ट करते हो, और उसके थ्रू CO2 डाल के ना इन्फ्लेमेट कर देते हो पेरिटोनियल कैविटी को। तो एक ये टेक्निक है। दूसरा ये होता है कि आप ना बारीक सी नीडल होती है, वो भी इसी तरह समब्लाइकल इंसिजन दे के वहां डालते हो, और उसके थ्रू ना कार्बन डाइऑक्साइड डाल के इन्फ्लेट कर देते हो, और इस तरह आप न्यूमोपेरिटोनियम डेवलप कर लेते हो। तो ओपन में आपने पहले मतलब इंसिजन दिया था बेसिकली, और क्लोज में आपने बस एक नीडल डाल के ना उसी से आपने इन्फ्लेट कर दिया। तो मेजर मेजर बात ये है। फिर उसके बाद ना आपने जब न्यूमोपेरिटोनियम डेवलप कर लिया, तो आपने सब अम्बलाइकल एक कैनुला ट्रोकार डाल के ना, ट्रोकार ऐसे करके एक होता है जो कि ट्रोकार कैनुला पास करना होता है। तो बाकी इसके लिए ऐसे आपको ना यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ ये ऑपरेशन देखे बगैर समझ नहीं आएगा। अच्छा ख़ैर, आपने वो अम्बिलिकल एक पहले पहले पोर्ट डाल लेनी होती है, और जो कि लेप्रोस्कोप के लिए होती है। नहीं, पहले उसमें ना लेप्रोस्कोप डालते हैं, और उससे ना लेप्रोस्कोप डाल के तो आप ना अंदर पेरिटोनियम के अंदर देखना शुरू कर देते हो। फिर आपको सारी पेरिटोनियम नज़र आ रही है। फिर अब बाकी आप 3 जगहों पे जो आपने मज़ीद सुराख बनाने हैं ना, वो अब आप वीएन गाइड बनाते हो। मतलब आप देख भी रहे हो अपने लेप्रोस्कोप के ज़रिए कि जो आप इंसिजन दे रहे हो वो कहाँ करके नज़र आ रहा है। तो सारा आप देख-देख के ना एहतियात के साथ 3 पोर्ट्स और बना देते हो, उनकी लोकेशंस इन्होंने लिखी हुई है या आपने याद कर लेनी है। सही है? और यहाँ उसने शो भी की हुई है। इसमें आप देख लो कि ये इधर आ रहा है कि 10 मिलीमीटर की ये साइज बता रहा है कि कितना वो लाइक बड़ा सुराख, कब बड़ा इंसिजन देना है, बड़ा सुराख करना है। तो 10 मिलीमीटर का आप एपिगैस्ट्रिक एरिया पे कर रहे हो,
5 mm का आप यहाँ कर रहे हो मिड क्लेविकुलर लाइन में, सब कोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन में, और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे भी आप कर रहे हो 5 mm का। सही है, तो ये आपने एक, और ये आपका पहले से था 10 का, तो 2 10 के हो गए, एक 2 5 के हो गए। खैर ये आपने कर लिए, तो इसके थ्रू आप आगे ऑपरेशन करते हो। यहाँ से आगे आप ऑपरेशन समझोगे ना, तो यहाँ से आगे प्रोसेस आपका दोनों में सेम है, ओपन में भी और लेप्रोस्कोपी में भी। तो उसको देख लेते हैं। आपने ना अपनी क्या कर दिया कि गाल ब्लैडर के पहले फंडस को पकड़ना है, बल्कि इसकी ना तस्वीर मैं आपको तस्वीर से दिखाते रहता हूँ। आपने अच्छा, आपने देखो, आपने ना इस तरह करना है कि गाल ब्लैडर को एक आपने ना क्या कहते हैं ग्रास्प करना है उसके फंडस से, और उसको ऊपर को खींच लेना है, जिस तरह इसने ऊपर को उठाया हुआ है ना, और दूसरा फिर जो इसका इनफंडिबुलम है ना, वहां से पकड़ के इसको रिट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह जो कैलर्स ट्राइंगल है ना, वो एक्सपोज हो जाती है। कैलर्स ट्राइंगल क्या है यार, ये सिस्टिक डक्ट, मतलब ये जो गाल ब्लैडर है इसकी सिस्टिक डक्ट जा रही है, सिस्टिक डक्ट। दूसरा जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है, मतलब कॉमन हिपैटिक डक्ट जो ऊपर से आ रही होगी राइट लेफ्ट मिलने से, वो कॉमन हिपैटिक डक्ट। और तीसरी चीज होती है जो अपने पास इधर बनाना तो मुश्किल है, यहाँ लीवर भी पड़ा होगा ना, लीवर से निकल के आ रही होती है ना वो, ये जो अपने पास राइट और लेफ्ट है। तो राइट और तो हमारे पास ये क्या चीज आ गई, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये अपने पास आ गई सिस्टिक डक्ट, और ये आ गया लीवर का नीचे वाला बॉर्डर। तो ये तीन चीजें मिलके जो ये बाउंड्री है ना, इसे कहते हैं, इसके अंदर वाले एरिया को कहते हैं कैलर्स ट्राइंगल। सही है, तो आई समझ। तो आपने क्या किया कि आपने पहले इसको इधर से फंडे से पकड़ के उठा लिया, फिर इन्फंडिबुलम से पकड़ के खींच लिया, और आपके कैलर्स ट्राइंगल एक्सपोज हो गया। इस कैलर्स ट्राइंगल के अंदर आपने क्या करना है कि जेंटली आपने ना पेरिटोनियल की कवरिंग्स को काटना है। सही है, और इससे क्या होगा कि आपकी जो ये जो सिस्टिक आर्टरी है और जो जो सिस्टिक डक्ट है, ये एक्सपोज हो जाएंगी आपको। सही है, फिर आपने क्या करना है कि इनको ये इसने एक्सपोज कर ली, और इनको ना अपने पास छोटे छोटे से ना क्लैंप से होते हैं, कभी आप सर्जरी देखोगे ना, तो यार उसको ना छोटे छोटे से जिस तरह स्टेपल्स टाइप समझ लो, तो वो आप आगे लगा के, यू शेप होते हैं, आगे लगा के वो अंदर लेके जाते हो, और उसको ना फिर ऐसे दबा के क्लैंप कर देते हो, तो वो फिर लाइक इस तरह लेके जाते हो, और वो क्लैंप करके ना उसे ऐसे कर देते हो, और फिर ये खुलते नहीं है। तो इस तरह ना आपने क्लैंप कर देना है, इस साइड को भी सिस्टी डक्ट के उस साइड को भी, इस साइड को भी, और दरमियान से काट देना है। इसी तरह आपने सिस्टिक आर्टरी को भी यहाँ से भी क्लैंप कर दिया, यहाँ से भी क्लैंप कर दिया, और दरमियान से काट दिया। ये आपने कर लिया। अच्छा, इससे फिर ये होगा कि वो आपकी जिस तरह इन्होंने क्लैंप करके ये सिस्टिक डक्ट को काट दिया, इस तरह आपने उसको उसको आपने भी काट देना है। और उसके बाद जो जो गाल ब्लैडर है ना, उसको इसके बेड से, जो नीचे वाला बेड है, उससे सेपरेट करके आपने किसी भी पोर्ट से निकाल लेना है। तो ये आपका कवर हो जाएगा कौन सी, लेप्रोस्कोपी। ऑपरेटिव हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, इसको पढ़ोगे कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई, क्या ऑपरेशन करोगे कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। ठीक है, आखिरी बात यही है कि डेथ हो सकती है। चलो, फिर अपने पास है कंट्राइंडिकेशंस ऑफ लेप्रोस्कोपिक पोलिसिस्टेक्टमी। आपने कब नहीं करनी, अगर इस बंदे को सीओपीडी है बड़ा सीवियर किस्म का, या उस बंदे को हार्ट फेलियर है, तो पहली बात तो ये है कि बंदा ये इसका जीए भी होगा कि नहीं होगा। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि इसमें ऑपरेशन भी करना है कि नहीं करना। चलो खैर, लेट्स सपोज अगर करना भी है तो लेप्रोस्कोपिक नहीं करना, क्योंकि न्यूमोपेरिटोनियम जब आप डेवलप करते हो तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है नीचे से, और एज अ रिजल्ट वो बंदा पहले ही सही से सांस नहीं ले पा रहा, या हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो उसमें मसला वर्स हो जाएगा। और अगर उसको कोई सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर एंड स्टेज लिवर डिजीज है, तो आपने नहीं करना। अब अपने पास आ गया ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, इसमें भी बस बिल्कुल स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। तो इसमें आपने डेफिनेटली पहले इंसिजन देनी होती है एक। तो कौन सी इंसिजन देते हैं, हम देते हैं कोस्टर इंसिजन। कोस्टर इंसिजन क्या कहते हैं, राइट सब कोस्टल इंसिजन। मैं आपको तस्वीर से दिखाता हूँ। तो तकरीबन ना आप कह लो कि 3 से 4 सेंटीमीटर की यहाँ इंसिजन देनी होती है राइट सब कोस्टल एरिया पे, इसे कहते हैं कोस्टर इंसिजन। उसके बाद आपने इधर सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट को अलग करना है, नीचे मसल्स आ जाएंगे। मसल्स में अपने पास इधर ये वाला जो बाइसेप्स, ये वाला जो अपने सेप्स क्या कहते हैं इसे, एब्स वाला मसल, ऐसे रेक्टस एब्डोमिनस मसल कहते हैं ना। तो मीडियल साइड पे आपके ये नजर आएगा, और इस साइड पे आप देखोगे तो आपको ट्रांसवर्स या इंटरनल ओब्लिक मसल्स वो नजर आएंगे एब्डोमिनल वाल के। तो उनको आपने बड़े एहतियात से, रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होता है उसको हम काट लेते हैं, और इनको भी ऑन डिमांड कि अगर आपको जगह ज़्यादा चाहिए हो तो आप इनको भी काट सकते हो लैटरली। सही है, तो खैर आप इनको काट लेते हो, फिर पेरिटोनियम आएगी, उसको आप काटोगे। पेरिटोनियम से जब आप अंदर चले गए, अंदर फिर वही सेम कहानी है, गाल ब्लैडर को पकड़ोगे, बल्कि नहीं, पहले स्पॉन्जेस रखनी है इसमें। 3 स्पॉन्जेस प्लेस करने हैं। 3 स्पॉन्जेस प्लेस किस तरह करने हैं, स्पॉन्जेस क्या होते हैं कि वो गाज पीस टाइप होते हैं, बड़े बड़े से स्पॉन्जेस, ठीक है, व्हाइट कलर के। तो वो आपने रखने हैं। अब वो रखने का मकसद ये है कि आप साइडों वाले स्ट्रक्चर, अपनी जो फील्ड ऑफ सर्जरी है ना, उसको प्रॉपर्ली सेट कर सको।
उसका मसला ये है, जो पहला जो आप पैक रखोगे ना वो आप नीचे की तरफ रखोगे, कोलोन को नीचे की तरफ कोलोन के ऊपर रखोगे, उसको नीचे कर दोगे डाउनवर्ड्स, और वहां ना एक रिट्रैक्टर लगा दोगे। रिट्रैक्टर होते हैं इस तरह के होते हैं, तो इससे ना आपको रिट्रैक्ट करते हैं। यहाँ नजर भी आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ ये आपको। ये नजर आ रहे हैं, ये रिट्रैक्टर्स हैं। ये तो इस तरह पड़ेगा ना, ये स्पॉन्ज रखा हुआ है, स्पॉन्ज रखा हुआ है, और ऊपर ये ट्रैक्टर लगाते हैं। डायरेक्ट रिट्रैक्टर इसलिए नहीं लगाते हैं कि ये ट्रामा कर सकते हैं ना जो ऑर्गन्स हैं, आप ऐसे क्लोन के ऊपर डायरेक्ट रिट्रैक्टर लगा दिया तो वो रप्चर कर सकते हैं उसे, तो स्पॉन्ज रख के फिर रिट्रैक्टर लगाते हैं। अच्छा खैर, तो 3 स्पॉन्जेस रखने थे। पहला आ गया, उसमें आपने क्लोन पे रख के उसको नीचे खींच दिया। दूसरा आ गया, आपने उसको स्टमक और ड्यूडेनम को वो करके जो मिडिल साइड पे, जो लैटरल साइड पे मतलब खींच दिया। और जो थर्ड स्पॉन्ज है वो आपने लीवर के ऊपर रख के उसको ऊपर खींच दिया। तो लीवर जो था इस साइड से आ रहा था, नीचे से कोलोन आ रही थी, इस साइड से स्टमक आ रहा था, ड्यूडेनम आ रही थी। तो इसको आपने लैटरली खींच दिया, ड्यूडेनम को ऊपर फेंक दिया और कोलोन को नीचे खींच लिया। तो अब जो बीच में एक गाल ब्लैडर था हमारा, वो उसके लिए जगह क्लियर हो गई। अब हम इजीली खेल सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर, आपने गाल ब्लैडर को पहले ऊपर उठाना है। यहीं से बस देख लेते हैं, गाल ब्लैडर को ऊपर उठाना है, ड्यूडेनम को खींचना है, आपके पास कैलर्स ट्रायंगल वाज़ हो जाएगा। उसके अंदर आपने उनको सिस्टिक डक्ट और वो करते करते सब कुछ निकाल देना है। तो इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करते हम लोग। बाकी फिर आपने वापसी पे आते हुए स्विचर्स लगा के उसको सबको क्लोज कर देना है, रेक्टस शीट को और इन सब चीज़ों को। इनकी डिटेल्स आप थोड़ी सी पढ़ लेना, क्योंकि यूक्यू आए थे तो आपने इनको किसी सही तरीके से लिखोगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम, यार ये चीज़ है, खैर ये सुनने वाली चीज़ है। पेशेंट आया, पथरी थी पित्ते की, आपने पित्ते का ऑपरेशन कर दिया, फिर से आ गया वही मसला, सेम चीज़ें, वो उसी तरह फैटी मीट लेने के बाद दर्द होता है, फिर से ऐसा कोलिसिस्टाइटिस के फीचर्स आप लेके आ गया। आप हैरान, पित्ता भी निकाल दिया अभी भी। तो इसमें एक चीज़ ये है कि ज़िंक करंट या रिटेंड जो है ना सीबीडी कैल्कुलाई, वो हो सकता है कि मुमकिन है कि आपका सीबीडी में कोई स्टोन रह गया हो या फिर वहाँ दोबारा बन गया हो। और आपको पता है कि मैंने सुना है सीबीडी जो है ना वो दोबारा गॉलब्लैडर जितनी ग्रो कर जाती है। मतलब उसका जो गॉलब्लैडर का फंक्शन था ना वो अटेन कर लेती है। जो स्टोर करते हैं ना बाइल को, वो ये अटेन कर लेती है। तो बाइल आपने गॉलब्लैडर निकाल दिया, लेकिन एक एक तरह से कह लो नया गॉलब्लैडर बन गया। अब ये बात कितनी हद तक सही है वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन है ऐसी। डिटेल्स बाकी आपने ना डिस्कस कर देनी कमेंट्स में। खैर, तो इसमें फिर वो पेशेंट दोबारा उसी फीचर्स के साथ आ जाएगा। ऐसे में आप क्या करोगे, कई चीज़ें हो सकती हैं इसमें, तो आप फुल इन्वेस्टिगेशंस कराओगे अच्छे से। ये तो वैसे ही वो आपको पेशेंट दब देगा कि भाई मैं तूने ऑपरेशन भी कर दिया अभी भी ठीक नहीं हुआ, पैसे भी ले लिए, क्या बात हुई। तो उसमें आप फुल इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, उसकी तसल्ली करोगे उसको फिर। तो चलो अभी के लिए यहाँ करते हैं, आधा चैप्टर हो गया, आधा चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं।